हेलो एवरीवन, यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जुलाई 2016 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और वीडियो थोड़ा लंबी ज़रूर हो जाती है। वीडियो पूरा देखा करिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ में बेल आइकन की घंटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नोटिफिकेशन के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इसको ज़रूर ऑन रखें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी समय मिल सके। तो प्रीवियस ईयर में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं इस यूट्यूब चैनल पर। आपको यदि इन सभी का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ऐप से भी ले सकते हैं और मेरे टेलीग्राम ऐप को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के सभी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नवपाषाण कालीन स्थल नहीं है? हमेशा यह याद रखना, जब भी हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो नहीं के ऊपर ज़रूर फोकस करना ताकि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हम अंडरस्टैंड कर सकें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं और जल्दबाजी में क्वेश्चन का आंसर भी गलत कर देते हैं। 4 ऑप्शंस हैं। ए ब्रह्मगिरी, बी संगनकुल्लू, सी है आर्कमिंडू, डी ऑप्शन है पिखिलहाल। तो इनमें से कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल नहीं है, जो नियोलिथिक साइट जो नहीं है? तो एक तो ब्रह्मगिरी है, ये नियोलिथिक साइट है, और संगनकुल्लू भी नियोलिथिक साइट है, और पिखिलहाल ये भी नियोलिथिक साइट है। तो जो इसमें आंसर है ऑप्शन सी आर्कमिंडू जो है ये नवपाषाण कालीन स्थल नहीं है। आर्कमिंडू पांडिचेरी से लगभग 3 से 7 किलोमीटर की दूरी के ऊपर पड़ता है। ये एक पूरा स्थल है, तो ये याद रख लेना, ये पूरा स्थल है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्कमिंडू। सेकंड क्वेश्चन है, सूची 1 में हड़प्पा कालीन स्थल हैं, सूची 2 में पुरातात्विक अवशेष दे रखे हैं, उनको हमने मिलाना है। सूची 1 में मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो से हमें जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वो मिले हैं बड़ा अन्नागार, यहाँ पर बी 1 का 2 के साथ मिलान हो जाएगा। और लोथल से हमें ईंटों से बनी हुई गोदी मिली है, ये याद रख लेना। और कालीबंगा में मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज़ जो मिली है वो नगर दुर्ग और निचली बस्ती मिली है, यहाँ पर ऑप्शन 1 के साथ। और डी ऑप्शन है सुतकांदे दौर, ये नगर दुर्ग और किलेबंद निचली बस्ती यहाँ पर मिली। यहाँ पर इस प्रकार आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पहली पुस्तक है जो अधिकारियों को वेतन के रूप में नगद देने का सुझाव देती है? तो ऑप्शन ए है कमंदक नीति सार, बी ऑप्शन है अर्थशास्त्र, सी है मनुस्मृति, डी ऑप्शन है नीति वाक्यामृत। अर्थशास्त्र ऐसी बुक थी जो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। ये चंद्रगुप्त मौर्य जो फर्स्ट शासक थे उनके लिए लिखी गई थी। ये इनके राइटर थे कौटिल्य, जिनके बारे में आपने अक्सर पढ़ा होगा। और इसकी जो भाषा थी ये संस्कृत थी, ठीक है। तो संस्कृत में लिखा गया ये शास्त्र था, तो ये याद रख लेना। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि क्या ये पॉलिटिकल बुक थी? तो अर्थशास्त्र पॉलिटिकल बुक नहीं थी, ये एक नॉर्मल बुक थी जिसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीति के बारे में तो कम थी, लेकिन जो सोशल लोग रहते थे, जो लोगों का रहन सहने का, एक राजा को कैसे काम करना चाहिए उसके बारे में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जानकारी दी हुई। तो कमंद नीति शास्त्र, इनके राइटर कौन है? मनुस्मृति किसने लिखी थी? नीति वाक्यामृत किसने लिखी थी? ये तीनों बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं। तो कमंदक नीति सार के राइटर थे कमंदक, और मनुस्मृति लिखी थी ऋषि मनु ने अपना ज्ञान दिया था ऋषियों को। और नीति वाक्यामृत ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। क्या आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे इस बुक के राइटर कौन है? मैं आपको वीडियो के लास्ट में इसका आंसर जरूर दूंगा। नीति वाक्यामृत किसके द्वारा लिखी गई थी? आप जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से सिक्के के पृष्ठभाग में अंकित चिन्ह अग्रभाग पर दिए गए राजा के नाम से मेल खाते हैं। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। सामान्य रूप से किसके सिक्कों के पृष्ठभाग पर अंकित चिन्ह अग्रभाग पर दिए गए राजा के नाम से मेल खाते हैं? तो अक्सर ऐसा होता था, कई बार कुछ राजा ऐसे थे जो अपनी फ़ोटो भी दे देते थे सिक्कों के ऊपर। तो ऐसा काम कौन से राजा करते थे? ये किया था सबसे ज़्यादा पंचाल के राजाओं ने। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 5th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है अहनानूरू, बी है कुरुल, सी है तोलापक्यम, डी ऑप्शन है पादिरुपत्तु। तो यहाँ पर चारों के चारों जो है ये तमिल ग्रंथ हैं, लेकिन जो ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है तो वो हमें देखना है यहाँ पर कौन सा ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है। ये है तोलापक्यम, ऑप्शन सी इसका आंसर है। अशोक के रोमन स्तंभ अभिलेख के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए राजा के धर्म से संबंध में उल्लेख, बी ऑप्शन है कलिंग विजय के संबंध में उल्लेख, या सी ग्राम से प्राप्त कर में कमी लाने के संबंध में। तो राजकीय भोजनशाला
में पशुवध का निषेध के संबंध में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर चारों के चारों ऑप्शंस बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए हैं एग्जामिनर के द्वारा। तो जो अशोक का रोमनदेही स्तंभ अभिलेख था उसके रिगार्डिंग यदि आपको आप ध्यान से वहाँ से पढ़ेंगे तो उसमें जो मेंशन चीज़ें हैं, एक तो जो रोमनदेही स्तंभ अभिलेख है अशोक के ऊपर ही खुदा है और ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। तो ये बाएं से दाएं की ओर ब्राह्मी लिपि हमेशा से लिखी जाती है, आपको ये भी याद रखना, लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है। तो इसकी जो एक बहुत बड़ी दीवार बनाई थी उन्होंने, उसके ऊपर उन्होंने ये लिखाया था सभी। तो उसने लुम्बिनी गांव में धार्मिक कर जो जब वहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने धार्मिक कर जो था ना उस गांव का वो माफ़ कर दिया था। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन। ग्राम से प्राप्त कर में कमी लाने के संबंध में उन्होंने उसके ऊपर खुदवाया था। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कितना कर दिया था, ठीक है। तो लुम्बिनी गांव से धार्मिक कर माफ़ जब कर दिया था तो उसका 8वां हिस्सा तय कर दिया था, 1/8 पार्ट उसका तय कर दिया था। 7वां क्वेश्चन है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में निम्न में से किनका उल्लेख है। नीचे कूट दिए गए हैं, उनका हमने प्रयोग करना है। ऑप्शन ए है शातकर्णी, बी है बैसीमती, सी छक और 4th ऑप्शन है रठिक। तो नीचे कूट है, कूट को हमने मिलाना है। ध्यान से इन क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हाथी गुम्फा अभिलेख है लिंगराज खालवेर ने बनवाया था, राइट। तो यहाँ पर ये भी याद रखना, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली, वो ये है प्राकृत भाषा का इस्तेमाल इसको बनाते समय किया गया था। और इस लेख में जो ये अभिलेख बनाया गया था इसमें उन्होंने जो मेंशन किया था उन्होंने शातकर्णी जो राजा थे इसके बारे में लिखा है, शातकर्णी, भस्मती और रठिक के बारे में उन्होंने लिखा है। यहाँ पर जो मेंशन नहीं है वो शकों के बारे में उन्होंने इसमें मेंशन नहीं किया गया। इस प्रकार ये बन जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 4। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। लेकिन इस अभिलेख के बारे में एक बात और आपको बता दूं, कहा जाता है जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने जब उस अभिलेख को पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि जो खारवेल थे जो खारवेल थे ना, जो कलिंगराज खारवेल थे, इन्होंने अपनी दम के ऊपर एक राजा था जिसको उन्होंने अपने चरणों के ऊपर झुका दिया था, उसका नाम था बैसीमती। ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मुद्रा से संबंधित शब्द है। ऑप्शन ए है निवर्तन, ऑप्शन बी है मतुर, ऑप्शन सी है द्रम या ऑप्शन डी है गौचमर। तो यहाँ पर जो मुद्रा से रिलेटेड ये वर्ड दे रखे हैं इनमें से जो द्रम है ये है ऑप्शन सी। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ये याद रख लेना, ये मुद्रा से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका आंसर। 9th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित है। कौन सा मंदिर ईंटों के द्वारा बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, बी है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर और सी ऑप्शन है भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर या फिर डी ऑप्शन है कश्मीर का मार्तंडे मंदिर। तो जब तक हमें इनकी कंस्ट्रक्शंस नहीं पता है तब तक हम इनको सही नहीं कर सकते। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये ईंटों के द्वारा निर्मित है, ये याद रख लेना। और खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर ये बनाया गया था बलुआ पत्थरों के द्वारा, यहाँ पर पत्थरों के साथ ही पूरा ये मंदिर बनाया हुआ है। तो भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर ये भगवान शिव को समर्पित है और कश्मीर का मार्तंडे मंदिर ये जो है ये सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है। ये याद रख लेना क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो मिलान के लिए भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। 10th क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की थी। ऑप्शन है वाकपति राज, बी ऑप्शन है दुर्लभ राज, सी ऑप्शन है वृघराज, डी ऑप्शन है पृथ्वीराज। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लगभग जो मैं कहूँगा कि वृघराज इन्होंने ये मंदिर की स्थापना की थी। जो सरस्वती माता के नाम पे शिक्षण संस्था बनाई गई थी ये वृघराज के द्वारा बनाई गई थी। ये वृघराज कौन थे आपको ये भी पता होना चाहिए। लगभग ये 1158 के बाद इन्होंने 1216 ईस्वी तक यहाँ पर राज किया था। ये हिंदू राष्ट्र थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडर थे ये। इन्होंने काफ़ी एरिया जैसे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली का क्षेत्र जो इन्होंने पूरे का पूरा अपने अंडर में कर लिया था। और इनकी वहाँ पर उस समय अजमेरू नाम की एक राजधानी होती थी, उसका नाम था अजमेरू। बाद में उसका नाम बदल कर अजमेर रख दिया गया था। तो इन्होंने एक मंदिर बनवाया था, शिक्षण संस्था का है लोग को बनवाई थी जिसका नाम रखा था सरस्वती माता के नाम पे। इनसे रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है जो मैं आपको दे दूं। इन्होंने जो मंदिर बनाए थे उसके बाद क्या हुआ था कि 1200 के बाद तो मुग़ल काल शुरू हो गया। तो मुग़ल काल जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे मुग़लों ने क्या किया तो सभी मंदिरों को तोड़ के उन्होंने अपनी मस्जिदें बना दी।
तो एक ऐसी इम्पॉर्टेंट जगह थी जिसको तोड़ करके उन्होंने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया था। यही एक सरस्वती मंदिर था जिसको तोड़ करके उन्होंने बाद में 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये अभी याद कर लेना, आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2.5 दिन का झोंपड़ा किस मंदिर को तोड़कर बनाया गया था? ये सरस्वती मंदिर को तोड़ करके ही बनाया गया था। यहाँ पर संस्कृत का काफ़ी ज़्यादा प्रचार होता था, संस्कृत में ही स्टडी की जाती थी। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी वृगराज। शैलेंद्रों के द्वारा निर्मित स्तूप किस जगह पर स्थित है? यहाँ पर हमने स्तूप बताना है। तो जो शैलेंद्र राजा थे उन्होंने ये कहाँ पर बनवाया है? ऑप्शन ए है अनुराधापुर, बी ऑप्शन है बोरोदोपुर, सी ऑप्शन है अंगकोरवाट, डी ऑप्शन है अंगकोरथोम। तो जो शैलेंद्र जो थे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, इंडोनेशिया के एक प्राचीन राजवंश है। जो इंडोनेशिया का है ये प्राचीन राजवंश है और इसका उदय लगभग 8वीं सदी में, जावा एक नाम है जगह का, वहाँ पर हुआ था। तो जो शैलेंद्र लोग थे ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा के साथ काफ़ी ज़्यादा इनका लगाव था, ये काफ़ी ज़्यादा इनको मानते थे और इन्हीं की याद में इन्होंने एक मंदिर बनवाया था जिसका स्तूप बनवाया था। ये कहेंगे ये बनाया था बोरोदोपुर में। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। निम्न में से किससे परम सौगात की उपाधि प्राप्त थी? ऑप्शन ए है भास्कर वर्मन, बी ऑप्शन है हर्ष, सी ऑप्शन है राज्यवर्धन या डी ऑप्शन है शशांक। तो जो परम सौगात की उपाधि प्राप्त की थी ये की थी ऑप्शन सी राज्यवर्धन ने। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका आंसर। क्वेश्चन है निम्नलिखित मूर्तियों में से कौन पल्लव काल की विशेषता है? ऑप्शन ए है सोमस्कंद, बी ऑप्शन है गणेश, सी ऑप्शन है नटराज या डी ऑप्शन है अनंत शायन। तो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, जब तक आपको इसके बारे में डीप नॉलेज नहीं होगी आप इसका आंसर सही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले पल्लव काल के बारे में हमें पता चलता है, उसकी जानकारी हरिसेन का जो प्रयाग प्रशस्ति है ना, वहाँ से हमें पल्लव वंश के बारे में पता चलता है। नंबर एक बात तो ये याद कर लो कि पल्लव वंश का पता हमें एक तो हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से चलता है, दूसरा ह्यून सांग की जो यात्रा का विवरण है, जैसे उसने एक ग्रंथ लिखा था ह्यून सांग ने सीयू की, तो उसमें भी उसका विवरण दिया हुआ है। तो पल्लव शासकों के काल में कला और स्थापत्य कला की तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रही है वहाँ पर। तो दक्षिण भारतीय में जो द्राविड़ शैली थी ना, उसकी मैं कहूँगा कि बेसिक यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। तो उस समय दक्षिण भारतीय स्थापत्य जो 3 अंग माने जाते थे, एक तो होता था वहाँ पर मंडप, दूसरा रथ और तीसरा विशाल मंदिर बने जाते थे। 3 चीज़ें बनाते थे दक्षिण में, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए मंडप, रथ और विशाल मंदिर वहाँ पर ज़्यादा करके बनाए जाते थे। तो सोमस्कंद की जो मूर्तियाँ हैं पल्लव काल की, इसमें विशेषता रही हैं। ये जो सोमस्कंद है ऑप्शन ए, इसकी जो मूर्तियाँ की विशेषता है कि सोमस्कंद की मूर्तियाँ भगवान शिव, उमा और स्कंद को, जो स्कंद जो थे ना उनको बालक रूप में दर्शाया गया। तो यहाँ पर जो ये विशेषता पूछी गई है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए सोमस्कंद, ये आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है समुद्रगुप्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमने सही कथन देखना है, तो क्वेश्चन पढ़ते समय ये थोड़ा सा ध्यान रखा करिए कि सही और गलत में थोड़ा सा रखिए कि कौन सा नहीं है। कई बार नहीं में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने बार बार बताता हूँ कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। ऑप्शन एक है वह एक विजेता, एक कवि और एक संगीतकार थे। हम समुद्रगुप्त के बारे में बात कर रहे हैं। तो गुप्त वंश के सेकंड जो काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट लीडर कहते हैं रहे हैं, आपको पता होगा। और ऑप्शन 2 है उसे लिच्छवी दोहत्र कहा जाता था। सी ऑप्शन है उसने पश्चिमी क्षत्रियों के सिक्कों की नकल की थी और इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख में उनके अश्वमेध का उल्लेख नहीं है। यहाँ पर नहीं फिर से है, आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो समुद्रगुप्त के बारे में मैं आपको बता दूं, एक वह तो विजेता था, कवि था, संगीतकार था और लिच्छवी दोहत्र भी उसे कहा जाता था। ऑप्शन दोनों सही हैं, पहले वाले 2। और उसने पश्चिमी क्षत्रियों के सिक्कों की नकल की थी, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसने उनकी नकल नहीं की थी, उनकी अपने सिक्कों के ऊपर उसकी वीणा बजाते हुए उसने अपनी फ़ोटो लगा रखी थी। और इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख में उसके अश्वमेध का उल्लेख नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है कहा गया, लेकिन इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख में उसके बारे में पूरी जानकारी दे रखी है। तो लेकिन अश्वमेध के बारे में उसमें उल्लेख नहीं है, तो यहाँ ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4, ऑप्शन सी। 15वां क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें और नीचे के कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में लेखक हैं, सूची 2 में उनके साथ दी हुई पुस्तकें, हमने उनको मिलाना है। तो लेखक और पुस्तकों के ऊपर मेरे प्लेलिस्ट में एक मैंने वीडियो बनाया जिसमें पूरे के पूरे आज तक जितने भी यूजीसी नेट हिस्ट्री में लेखक और पुस्तकों के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी मैंने एक ही वीडियो में कंपाइल करके
बनाए हैं आपको आपकी सुविधा के लिए, बहुत आसान है। आप यदि प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यदि आपको उसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ लेखक और पुस्तकें, इनको मिलाते हैं। विल्हन ने रचना की थी विक्रमादेव चरित्र की, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए का 4 के साथ मिलान। और बाण ने रचना की थी हर चरित्र की, ठीक है, बाण ने हर चरित्र की रचना की थी। और सोमेश्वर थर्ड ने, इन्होंने रचना की थी अभिला पार्थ चिंतामणि की। तो इस प्रकार इसका राइट ऑप्शन, विज्ञानेश्वर ने लिखी थी मिताक्षरा। तो इस प्रकार इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 4, 2, 3 और 1। तो दोस्तों ये तो पहला सेट है, 15 क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किए हैं। इस वीडियो को नेक्स्ट में आपको तुरंत मिल जाएगा अगले सेट। तो पूरा वीडियो देखा करिए, प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच बाय वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।